Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter We Are Not Afraid to Die. इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के थ्रू हम लोग लाइन बाय लाइन जा रहे थे पिछले वीडियोस में, और साथ में नोट्स में उनका वर्ड मीनिंग्स जो डिफ़िकल्ट है वो क्या है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन का पॉइंट्स ये सब डिस्कस करते जा रहे हैं। बहुत सारे नए वर्ड्स हैं इसमें, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स समझने लायक है, क्योंकि मैंने रीज़न पहले बताया कि हम में से बहुत सारे लोग इन टर्म्स से, इन वर्ड्स से वाकिफ़ नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग को, बहुत सारे लोगों को सी जर्नी का उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है, मौका नहीं मिलता है। और यहाँ सब जो टर्म्स यूज़ हुए हैं वो सी जर्नी वॉयेज चल रहा है, तो उसी से जुड़े हुए सारे टर्म्स यूज़ किया गया है यहाँ। तो उन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान लगा करके समझना होगा कि ये जहाज़ के किस पार्ट को क्या बोलते हैं। मास्ट वर्ड यूज़ हुआ, क्रेस्ट वर्ड यूज़ हुआ, स्टर्न वर्ड यूज़ हुआ, डेक वर्ड यूज़ हुआ। ये सब वर्ड जहाज़ जो है, इनका वेव वॉकर, उसका पार्ट्स हैं, मतलब वहाँ जहाज़ के किस पोर्शन को क्या बोला गया है, ये थोड़ा सा जानना, समझना और याद रखना ये ज़रूरी है। तो इनका मुसीबत से जो सामना था वो डेट 2 जनवरी, टाइम 6 PM, 6 बजे शाम को जो था वो इनके मुसीबत की शुरुआत वहाँ से हुई थी। और वो कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं थी जिससे कि ये लोग पार कर जाते, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और लाइफ रिस्किंग मुसीबत थी। मतलब कि इसको तुम हादसा बोल सकते हो, ठीक है। वो जो उनके साथ एक्सीडेंट हुआ या इंसिडेंट हुआ समुद्र के यात्रा के दौरान, जैसे रोड पे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो कैसे गाड़ियों का अलग अलग तरह से मुसीबत में वो पड़ती हैं। कोई गाड़ी जाके किसी पेड़ में टक्कर मार देता है, कोई गाड़ी जा कर के किसी इलेक्ट्रिक पोल में टक्कर मार देता है, कोई गाड़ी जा कर के झाड़ी में, गड्ढा में घुस जाता है। तो वैसे ही इनका जो शिप था वेव वॉकर, इस शिप का सामना हुआ सी वेव से, समुद्री तूफान भी बोल सकते हो उसको, सी स्टॉर्म से। और मैंने तुमको पिक में हाइट वगैरह भी दिखाया है और समझाया है कि देखो, एक मैंने छोटा सा क्लिप भी तुमको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि इस तरह का सिचुएशन में उनका शिप जो है वो पड़ गया था। और इस पैराग्राफ में हम लोग यहाँ तक किए थे, है ना, टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टॉरेंट का मतलब बताए थे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो वो जो समुद्र का जो लहर था, जो बहुत ऊंचा था, 30-40 मीटर ऊंचा, उस लहर का जो टॉप मोस्ट पोर्शन था पानी का, वो सारा पोर्शन एक फोर्स के साथ और इसके शिप के फ्लोर को, डेक को हिट करता है। अगर तुम लोग एक टर्म अगर तुम लोग जानते होगे हिंदी में, जिसको हम लोग बोलते हैं बादल फटना। जैसे केदारनाथ में आज से कुछ साल पहले बादल फटा था। ये टर्म स्कूल में बुक्स में रहता है, ठीक है। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी जगह पे बादल जो है वो बारिश के रूप में नहीं आता है, गिरता है, वो एकाएक सारा पानी गिर जाता है,
बादल में जितना पानी है, उसी को बादल फटना बोलते हैं। अब एकाएक अगर पानी गिरेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका रिजल्ट जो है वो तो डिस्ट्रक्शन में ही होगा, है ना, नुकसान ही करेगा, तबाही लाएगा। तो कुछ इसी तरह का खूब सारा अमाउंट में वाटर जो है वो इनके शिप पर गिरता है। अब इसका इफ़ेक्ट देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ से है, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। अब माई हेड मतलब गॉर्डन कुक जो नरेटर है उनका हेड, उनका सिर जो है वो स्मैश करता है। अब ये स्मैश वर्ड का मतलब जानोगे तब समझ पाओगे आगे। स्मैश का बहुत आसान मतलब है टकराना। जैसे मैं नोट्स में जो लिख के देता हूँ, आप स्मैश्ड वर्ड का यहाँ मतलब देखिए, देखिए स्मैश्ड, टकराना। तो वो जो ह्यूज अमाउंट में जो वाटर जो गिरा इसके शिप पर, इन पे भी गिरा। और यहाँ पे एक और वर्ड आया है व्हील, कि उनका सिर जो है, नरेटर का सिर किस चीज़ से टकराया, तो व्हील से टकराया। अब ये व्हील वर्ड भी थोड़ा यहाँ पे अलग मतलब रखता है। हम लोग कॉमनली व्हील यूज़ करते हैं चक्का के लिए, चक्का जो होता है उसके लिए व्हील वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन शिप में व्हील किसको बोला जाता है? शिप में व्हील, ये जो वर्ड लिखा है ना, ये शिप के स्टीयरिंग को बोला जाता है। अब स्टीयरिंग आप समझते होंगे, अगर स्टीयरिंग नहीं समझते हैं तो फिर समझिए कि साइकिल के हैंडल को, मतलब वो चीज़ जिससे कि वो जो मशीन है, चाहे साइकिल हो, चाहे बाइक हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे फोर व्हीलर हो, तो उसमें जो स्टीयरिंग होता है, ये स्टीयरिंग वर्ड सबको ही हमको लगता है कि फैमिलियर होंगे। स्टीयरिंग, उसी स्टीयरिंग को शिप में, शिप के स्टीयरिंग को स्टीयरिंग ना बोल करके व्हील बोला जाता है, वो व्हील लिखा जाता है, स्पेलिंग देख लेना। तो कॉमनली इसको अगर आप वो चक्का वाला मतलब लगा करके मीनिंग निकालिएगा तो नहीं निकाल पाइएगा। उनका सिर, वो जो ग्रेट फोर्स से गिरा वाटर शिप पर, तो नरेटर बताते हैं कि उनका सिर जो है वो टकराया किस चीज़ से? शिप के स्टीयरिंग से। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि शिप का जो व्हील बोला जा रहा है वो क्या होता है। शिप का व्हील, ये देखो, ये है शिप का व्हील, देख रहे हो, ये शिप का व्हील है। तो ये क्या है? ये देखने में तुमको नहीं लग रहा है स्टीयरिंग जैसा है? और तुम शिप में लगा हुआ देख सकते हो, वहाँ देखो शिप में लगा हुआ है वो व्हील। तो ये व्हील वर्ड जो है, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इसका अर्थ समझना बहुत आसान है। लेकिन मतलब पता हो और बताया जाए तो, देखो ये भी एक शिप है, बोट है, तो इसमें ये लगा हुआ है ना गोल सा, जिसको हम लोग गाड़ी में स्टीयरिंग बोलते हैं, उसी को जो शिप है उसमें व्हील बोला जाता है। तो इनका सिर व्हील से टकराया, जोरदार टक्कर हुई। जोरदार टक्कर मतलब जानलेवा टक्कर, क्योंकि इतना फोर्स से और इतना ह्यूज क्वांटिटी में पानी गिरा था ऊपर से सीधा वर्टिकल 90 डिग्री से, कि इनका सिर जो है वो स्मैश किया, टकराया व्हील से, स्टीयरिंग व्हील से। यहाँ पे एकदम कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं
that the narrator was driving the ship. यहाँ ड्राइविंग वर्ड नहीं यूज करके सेलिंग वर्ड यूज करते हैं शिप के साथ। ड्राइविंग तो करते हैं हम लोग बाइक रोड से जो हम लोग ट्रैवल करते हैं उसको ड्राइविंग बोलते हैं, लेकिन जहाज के साथ ड्राइविंग वर्ड नहीं लगाएंगे, मीनिंग वही रहता है लेकिन सेलिंग वर्ड होता है उसका, लेकिन मतलब है जहाज चलाना, ड्राइव करना। तो यहाँ अगर लिखा है कि उनका सिर टकराया स्टीयरिंग व्हील से, तो इसका मतलब है एकदम क्लियर है कि वो जहाज चला रहे थे, स्टीयरिंग उनके हाथ में था, तभी ना उनका सिर टकराया स्टीयरिंग से। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड। अवेयर मतलब जागरूक होता है, फ्लाइंग मतलब उड़ने वाला फ्लाइंग है ना। ओवरबोर्ड एक वर्ड है जो आपको समझना चाहिए। फिर है एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। तो ये सिंकिंग वर्ड भी आपको आना चाहिए। हालांकि सिंकिंग वर्ड मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता होगा। सिंकिंग वर्ड का मतलब होता है डूबना, ठीक है। और ये जो ओवरबोर्ड है, देखो जब मैं नोट्स में जब मैं ये आपको प्रोवाइड करता हूँ तो देखो तुमको हम वो यहाँ पे लिख दिए होंगे उसका मीनिंग। ओवरबोर्ड का मतलब देखो यहाँ क्या लिख दिए, एट अ हायर लेवल। अब यहाँ एट अ हायर लेवल का मतलब भी समझना पड़ेगा तुमको, इमेजिन करना पड़ेगा कि इसका सिर टकराया पहले स्टीयरिंग व्हील से, और उसके बाद जो वेव, जो पानी का लहर का फोर्स था, उस फोर्स ने नरेटर को धकेल करके मतलब पुश करके अपने साथ और शिप से बाहर गिरा दिया। इतना फोर्स था कि पानी उसको अपने साथ बहा के भी ले गया, जो कि शिप का स्टीयरिंग पकड़े हुए था, शिप सेल कर रहा था, उसका सिर टकराया और इतना फोर्स था पानी में कि उसको वहाँ से फ्लाइंग लिखा है ना, उड़ा करके ले गया। लेकिन यहाँ मतलब क्या निकलेगा कि उसको पानी से बहा करके और उसके बोट से नीचे गिरा दिया, मतलब नीचे चले गए नरेटर गॉर्डन कुक, बोट से भी नीचे पानी में बहते हुए चले गए और उनके सिर पे भी बहुत ज़ोरदार चोट लगी है। यहाँ लिखा हुआ है कि पहले तो उनको ले गया, अब ओवरबोर्ड मतलब कि हायर लेवल तक ले गया, पानी अपने साथ उनको बहा करके, और उसके बाद सिंकिंग मतलब डूबना बताएं, और उसके बाद फिर नीचे जब लहर के साथ वो आए तो उनको ये होश था इतना कि उनको लग रहा था कि वो अब डूब रहे हैं समुद्र में। समुद्र में डूबने के लिए यहाँ सिंकिंग बिलो द वेव्स, पहले ऊपर उछाला हवा में और उसके बाद फिर नेचुरल है नीचे गिरेगा, तो नीचे फिर गिरे नरेटर पानी में और डूबने लगे पानी के अंदर, सिंकिंग। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। बहुत डीप फीलिंग्स बता रहे हैं वो, रियल फीलिंग्स बता रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप को बहादुर दिखाने के चक्कर में वो ये नहीं लिख रहे हैं कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो एकदम स्पष्ट लिख रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया था अपने मन में कि अब उनका डेथ नज़दीक आ चुका है। अप्रोचिंग वर्ड दिख रहा है टेक्स्ट बुक में, उसका मतलब होता है कमिंग नियर या नियरिंग। अप्रोचिंग वर्ड बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत कॉमन वर्ड है। तो
वो जब वेव के साथ जब वो ऊपर गए फ्लाई करते हुए और फिर जब नीचे गिरे और डूबने लगे उस वेव में, तो उनको ये फील हुआ कि अब मेरी मौत निश्चित है। ये वर्ड याद रखना, अप्रोचिंग, नज़दीक आना, मतलब उसका मौत अब नज़दीक आ रहा था, ऐसा उसको फील हो रहा था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, अब ये एक अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग जिन लोगों का अंग्रेज़ी थोड़ा कमज़ोर हुआ, स्पेलिंग में बड़ा दिक्कत होगा। कॉन्शियसनेस, मीनिंग इसका डिफ़िकल्ट नहीं है, मीनिंग है बेहोश होना। कितना आसान मतलब है। कॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी, ये तो सब कोई जानते हैं हम लोग कि बेहोश होना क्या होता है। तो उसके लिए वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ कॉन्शियसनेस वर्ड यूज़ किया। लिखा हुआ है सीधा सीधा, आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, मतलब नरेटर अपना होश खोते जा रहे थे, मतलब वो बेहोश हो रहे थे। और फिर लिखते हैं आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जब वो अपना होश खोते जा रहे थे जैसे जैसे, वैसे वैसे वो लिखते हैं कि उनको काफ़ी पीसफुल फील होने लगा था। अब ये बात थोड़ा स्टूडेंट्स को, अगर स्टूडेंट्स सोचते हैं इस दृष्टिकोण से कि सर एक तरफ लिख रहे हैं कि उसको समझ में आ गया था कि उसका मौत नज़दीक है, और आप बता रहे हैं कि वो बेहोश हो रहा था, तो फिर ये क्यों लिखा आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल? बेहोश और मौत सामने है तो पीसफुल क्यों? तो ये इसका लॉजिक है, रीज़न है। क्लास 12th में भी, एक क्लास 11th का है ना चैप्टर, क्लास 12th में तुम लोग का एक चैप्टर मिलेगा डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस, और उसमें भी ना एकदम एक जगह पर यही बात आएगा कि बेहोश होने लगा। ठीक है, बेहोश होने लगा। देखो, बेहोश होने के लिए फेंट वर्ड यूज़ कर सकता था, लेकिन कॉन्शियसनेस किया। अगर इसमें से NESS हटा दो और इधर UN लगा दो तो हो जाएगा अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश, और कॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी। बेहोश हो रहा है, अभी हुआ नहीं है पूरा। और उस चैप्टर की मैं बात कर रहा था क्लास 12th में, डीप वाटर चैप्टर जो आएगा ना, उसमें भी ये चीज़ मिलेगा कि जब वो बेहोश हो रहा था, अनकॉन्शियस हो रहा था, तो उस समय उसको पीसफुल महसूस हो रहा था। इसको देखो, कोई ठोस यहाँ पर कारण टेक्स्ट बुक में या कहीं भी ये मिलेगा नहीं, कहीं लिखा हुआ कि एक तरफ लिख रहा है कि अनकॉन्शियस होते जा रहे हैं और फिर लिख रहा है कि उसको कैसा महसूस हो रहा था, पीसफुल महसूस हो रहा था। ये हिंट करता है एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ, ये हिंट करता है कि जब तक जिंदा हैं आप, जब तक भी आप अलाइव हैं, तब तक आपका मन में शांति नहीं रहेगा। आपका मन, सबका
शांति एक ही समय मिलता है, एक ही बार, और वो है विथ डेथ। ये मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव से इसको सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि इससे मिलता जुलता ही ये लेखक लिखना चाहते थे, बताना चाहते थे कि जब तक होश में था तभी तक डर लगेगा, भय लगेगा, लेकिन जब श्योर हो जाएगा कि अब मौत निश्चित है ना, तो एक कोटेशन उस चैप्टर से शायद कुछ ऐसा जो क्लास 12th में बताए हैं, है ना, वो लिखा हुआ वहाँ मिलेगा कि डेथ इज नॉट फियरफुल। ठीक है, द थॉट ऑफ डेथ इज फियरफुल। मौत डरावनी चीज नहीं होती है, मौत तो सबसे पीसफुल चीज होती है, क्योंकि मौत के बाद ही सब जो प्रॉब्लम्स हैं मन में, किसी भी तरह के शारीरिक हो, मानसिक हो, तो मौत के साथ वो सब क्या हो जाता है, सब फिनिश हो जाता है। तो मौत को लोग डरावना समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ हिंट किया गया है कि डेथ इज़ नॉट फियरफुल, इट इज़ क्वाइट पीसफुल। एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि डेथ इज़ नॉट फियरफुल, इट इज़ क्वाइट पीसफुल। ये एक याद रखने लायक बात है, छोटा सा लाइन है कि हम सब मौत से डरते हैं, जबकि मौत ही एकमात्र सच है और सबसे पीसफुल चीज़ है। तो इसलिए वो ये शायद यहाँ लिखा है कि जब वो अपना कॉन्शियसनेस लूज़ करने लगा तब उसको कैसा फील होने लगा, पीसफुल फील होने लगा। तो ये क्वेश्चंस जैसे जो बनता है, चाहे ऑब्जेक्टिव बनाए जो बनाए, तो ये सारे अगर आप पढ़े रहोगे, मेरा पढ़ा हुआ सुनना वो तो है, लेकिन अगर आप भी पढ़े रहोगे, जैसा मैं बोलता हूँ कि पढ़ना आपको चाहिए, और फिर आप उसका मीनिंग कोशिश करोगे निकालने का। वर्ड मीनिंग में दिक्कत आएगा तो हम ही तो बता चुके हैं, और दिक्कत आएगा तो फिर आप वीडियोस देखिए कि मैं उस सेंटेंस का क्या अर्थ बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसको पढ़ें। टेक्स्ट बुक को क्वेश्चन पूछ देगा कि जब वो अपना कॉन्शियसनेस लूज़ कर रहा था तो कैसा फील कर रहा था। अब जो चैप्टर का ये लाइन पढ़ लिया होगा बच्चा, और जो मैंने डिस्कस किया, तो उसके मन में तुरंत आ जाएगा कि सर वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि वो जब वो अनकॉन्शियस हो गया था तो वो पीसफुल फील कर रहा था। तो ये पैराग्राफ था, ये उसका ये पैराग्राफ हम लोग देखे कि शाम के 6 बजे के बाद जो भारी तबाही का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अभी तो सिर्फ नरेटर के बारे में ही लिखा हुआ है कि उनका सिर टक्कर खाया, चोट लगी, वो उछल के बोट से दूर चले गए, शिप से दूर चले गए, फिर डूबने लगे, और इस तरह से डूबने लगे उनको, उन्होंने अपना मौत जो है, नज़दीक आता हुआ मौत, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो
अब ज़िंदा नहीं बचेंगे, वो बेहोश होते जा रहे थे और लास्ट का फीलिंग है कि उनको उस समय पीसफुल फील हो रहा था। आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।